Good morning, children. I hope you all are fit and fine and welcome back in your civics class. और जैसे मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा और आपने जो है वो उसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसको आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बच्चों, जैसा कि हमने आगे बढ़ने से पहले हम उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को, उन शीर्षक को एक बार थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा शीर्षक हमने डिस्कशन किया था, चर्चा किया था, किस शीर्षक के बारे में हमने पढ़ा था। बच्चों, पिछले लेक्चर जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है वो चैप्टर शुरू किया था, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। यह आपका नागरिक शास्त्र का सिविक्स पोर्शन का पहला चैप्टर है और हमने इसको शुरू किया था। और सबसे पहले हमने आपको जो है वो ये बताया था कि लोकतंत्र प्रणाली जो है वो लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हमने डिस्कशन किया था कि आज आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे देश हैं, संसार के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो लोकतंत्र प्रणाली को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं और इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो प्रयत्नशील हैं, अग्रसर है। और ये जो लोकतंत्र प्रणाली है वो सरकार की सर्वोच्च प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो इस तरह की प्रणाली को ही सर्वोपरि मान रहे हैं और उत्तम मान रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र, गणतंत्र। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन। अब ये इस प्रणाली में हमने डिस्कशन किया था कि इस प्रणाली में जो है वो जनता ही शासन करती है और वो अपने प्रतिनिधि को चयनित करके निर्वाचित करके चयनित करके एक प्रतिनिधि के रूप में वो चयन करके अपने मताधिकार के द्वारा उसको चयन करके उसको चुनती है और फिर सरकार का गठन होता है। ये लोकतंत्र प्रणाली जो है वो एक तरह से है जनता का शासन होता है, जनता की सरकार होती है। और आपको जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये भी डिस्कशन किया था कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था है, अलग अलग तरह की जो है वो शासन प्रणालियाँ हैं। कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, तो कहीं सैनिक तंत्र स्थापित है। लेकिन इन सभी लोकतंत्र में आज जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली है, इन सभी तंत्र में, इस सभी सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली है वो है लोकतंत्र प्रणाली। यानी विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस प्रणाली को जो है वो सर्वोच्च मान रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं और जो है वो अपने देश में स्थापित कर रहे हैं। बच्चों, हमने ये भी साथ में डिस्कशन किया था कि लोकतंत्र प्रणाली की स्थापना बहुत आसानी से नहीं हुई। इसके लिए उन देशों को बहुत संघर्ष करना पड़ा जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ है। बहुत सारे ऐसे देश आपके सामने हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे फ्रांस था, रशिया था, इंडिया, भारत था। तो इस तरह के बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा उनको वहाँ पे ये प्रजातंत्र, ये गणतंत्र स्थापित होने के लिए, लोकतंत्र प्रणाली को स्थापित करने के लिए। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं जिन देशों में राजतंत्र है वहाँ पे राजा ही शासन करता है और वहाँ पे जो है वो जनता बिल्कुल मौन होती है, उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। वहाँ पे शासन वंशानुगत होता है, यानी राजा के बाद उसका बेटा। तो इस तरह से जो है वो शासन चलता है राजतंत्र में। और इसका उदाहरण हमने डिस्कशन किया था कि 2006 से पहले नेपाल में इसी तरह का राजतंत्र था, लेकिन बाद में आम चुनाव के बाद वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया। 2008 से पूर्व पाकिस्तान में सैनिक तंत्र था, लेकिन वहाँ भी निर्वाचन के बाद, चुनाव के बाद वहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो गया। हमने चीन के बारे में डिस्कशन किया था कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक होल्ड है, एक नियंत्रण है वहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन में एक ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है और वही जीतती है और वही सरकार का गठन करती है। और अगर कोई पार्टी चीन में इलेक्शन लड़ती भी है तो उसके ऊपर भी कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण होता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि
2006 से पहले नेपाल की शासन व्यवस्था, 2008 के पूर्व पाकिस्तान की शासन व्यवस्था और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन व्यवस्था, इसको हम लोकतंत्र प्रणाली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता का कोई भागीदारी नहीं है, जनता के कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जनता की कोई भागीदारी नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर इसके विपरीत हम बात करें तो ब्रिटेन और भारत जैसे देश में हम कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र प्रणाली है, क्योंकि यहाँ जनता की भागीदारी है, क्योंकि यहाँ जनता जो है प्रतिनिधि को चयन करती चुनती है आम मताधिकार का प्रयोग करके, और जो है वो लोकतंत्र प्रणाली में ये विश्वास रखती है और यहाँ पे सरकार का गठन करती है। तो ये चीज़ें हमने जो है बच्चों डिस्कशन किया था कि लोकतंत्र क्या है और क्यों है, और लोकतंत्र की स्थापना पूरे विश्व में किस तरीके से हुई। बच्चों हमने ये भी डिस्कशन किया था, ये भी चर्चा किया था पिछले लेक्चर में कि लोकतंत्र की सरल भाषा क्या है। जैसे हमने डिस्कशन किया था कि लोकतंत्र इंग्लिश का रूपांतर है डेमोक्रेसी, और दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेशिया। और डेमोस मतलब जनता, और क्रेशिया माने शासन। यानी अगर हम कह सकते हैं कि परिभाषित करके शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं तो यह है जनता का शासन। और जनता का शासन का मतलब है कि जनता एक दूसरे पर शासन नहीं करना, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होना, ये है आपका जनता का शासन। अब बच्चों हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अब्राहम लिंकन ने उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, और जो है जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दिया था लोकतंत्र प्रणाली के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि लॉर्ड ब्राइस की जो फेमस बुक थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसमें उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र जो है एक शब्द नापसंद शब्द था, लेकिन आज जो है ये शब्द का जो है वो गुणगान किया जा रहा है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा था? क्योंकि आज आधुनिक युग में, आज के युग में बात करें, गत 100 वर्षों से अगर हम बात करें तो लोकतंत्र प्रणाली जो है वो बहुत सारे देशों में स्थापित हो चुकी है। बहुत सारे देश जो हैं वो इसको स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, अग्रसर भी हैं। बच्चों ये सारे डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया था। बच्चों आज हम डिस्कशन करेंगे कि लोकतंत्र के जो हैं आज हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और इसके क्या प्रमुख भेद है। बच्चों धीरे धीरे जो ये लोकतंत्र है का विकास, ये जैसे जैसे जो है वो आधुनिक युग आगे बढ़ता गया, वैसे ही जो है वो लोकतंत्र जो है विकास के मार्ग पर चलता गया। इसका जो विकास है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता गया। यानी बहुत सारे देशों, धीरे धीरे बहुत सारे अन्य देश जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं था, वो भी वहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष होने लगे थे। और यहाँ पे जो ये लोकतंत्र जो है वो एक आदर्श पे बेस हो गया, यानी समानता पे बेस हो गया। समानता की बात करें तो राजनीतिक समानता की स्थापना हुई, मतलब राजनीतिक समानता की स्थापना हुई, परंतु इसमें जो है राजनीतिक समानता यानी इससे काम नहीं चल सका, तो इसमें तीनों क्षेत्र की समानता ज़रूरी थी। यानी राजनीतिक समानता भी ज़रूरी थी, सामाजिक समानता भी ज़रूरी थी और आर्थिक समानता भी ज़रूरी थी। यानी ये तीनों समानता जो थी वो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी, या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता जो है वो ज़रूरी है। तो ये आपका हुआ। अब आप कह सकते हैं कि 1917 में जब रूसी क्रांति के बाद जब क्या हुआ कि आर्थिक लोकतंत्र की नींव, यानी आर्थिक जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र की नींव जो है वो इस आर्थिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। यानी 1917 की रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की, और फिर उसमें जो है इसके साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता भी मजबूत बनी। यानी अगर हम कह सकते हैं कि आर्थिक जो समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो कुछ मायने नहीं रखती है लोकतंत्र में। यानी लोकतंत्र में तीनों चीज़ें होनी चाहिए, आपकी राजनीतिक समानता होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था सही होनी चाहिए और सामाजिक समानता होनी चाहिए। यानी तीनों तरह से, हर तरह से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास होना चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए उसमें, और उसकी व्यवस्था जो है वो मजबूत होनी चाहिए।
तीनों चीज़ इसमें जो है वो अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो है, और हम कह सकते हैं कि अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विकास कई चरणों में हुआ, कई स्टेजेस पे हुआ, कई चरणों में हुआ। जैसे प्रथम चरण में, पहले चरण में उत्तरदायित्व के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, यानी उत्तरदायित्व, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लोकतंत्र में जो है हर एक उस पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व होता है जो शासन व्यवस्था से जुड़ा होता है। यानी उसको जो उत्तरदायित्व दिया जाता है लोकतंत्र प्रणाली में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए जो है उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। दूसरा आपका हुआ, दूसरे चरण में जो है वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। तीसरे चरण में जो है आपका जो है वो सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना हुई। यानी सार्वजनिक मताधिकार का मतलब है कि लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, लोगों को जो है अपने मत के अधिकार को प्रयोग करने का पूरा अधिकार था, यानी अपने वोट देने का उनको पूरा अधिकार था। और जो है यानी लोग जो है, जनता को ये अधिकार मिला कि वो वोट देकर जो है वो प्रतिनिधि को चुने। तो ये दूसरे चरण में इसका विकास हुआ। तीसरे चरण में जो है राजनीतिक समानता के सिद्धांत का, यानी राजनीतिक समानता के सिद्धांत का जो विस्तार था, इसका एक्सपेंशन था, जो उसका बढ़ाव था, राजनीतिक समानता के सिद्धांत का जो विस्तार था, उसका एक्सपेंशन था, वो आर्थिक समानता के रूप से प्रकाशित हुआ या दृष्टिगोचर हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता जो है वो आर्थिक समानता के साथ जो है वो विस्तारित हुआ। यानी साथ साथ दोनों ही समानता बढ़ी, राजनीतिक समानता का विस्तार हुआ और साथ ही साथ आर्थिक समानता का भी विस्तार हुआ। यानी लोकतंत्र प्रणाली में आर्थिक समानता, यानी लोगों को बराबरी से आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी मिले, और राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को बराबरी से ही उसकी समानता रहे। यानी किसी भी पार्टी को, किसी भी एक जाति या धर्म या भाषा बोलने वाले लोगों को किसी एक का फैसला ना हो, बल्कि सभी जनजातियों या सभी जातियों, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ लेकर एक समान ढांचे पे लेकर, एक समान प्लेटफॉर्म पे लेकर जो है इसका निर्माण हो, लोकतंत्र का निर्माण हो। तो इस तरह की समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। और ये लोकतंत्र की जो विकास था, ये 3 चरणों में पूरा होता है। और इन 3 चरणों के पूरा होने के बाद लोकतंत्र एक कंप्लीट प्रणाली बन जाती है, एक कंप्लीट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये जो इसका जो चरण है, ये जो स्टेजेस है, जिसके द्वारा जो है लोकतंत्र एक मजबूत प्रणाली के रूप में उभर कर आता है, इस पर ये एक ऐसे तो ये जो है वो एक मजबूत और एक जो है वो एक मजबूत और एक सही सरकार का निर्माण करने में मदद मिलती है। यानी एक सही और मजबूत सरकार का इसके द्वारा निर्माण हो सकता है या होता है। तो बच्चों, अगर हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में, अगर हम इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का सही अर्थ यही समझा जा सकता है कि सही अर्थों में लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक आर्थिक ढांचा है तथा राज्य का एक स्वरूप है। यानी हम इस कथन के आधार पर, इस चर्चा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है, एक सामाजिक व्यवस्था है और एक आर्थिक ढांचा तथा राज्य का एक स्वरूप है। ये हम कह सकते हैं, लोकतंत्र की एक डेफिनेशन, हम जो है परिभाषा हम दे सकते हैं। अतः लोकतंत्र का सही जो अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है। यानी लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है तथा एक आर्थिक आदर्श है। यानी हम इस सेंटेंस को, इस कथन को हम रिपीट कर रहे हैं कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है और एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है और आर्थिक आदर्श है। यानी हम इसमें तीनों चीज़ आ गई,
इसमें क्या चीज़ आपके आगे, राजनीतिक समानता भी आ गई, आर्थिक आदर्श भी आ गया और सामाजिक ढांचा भी आ गया और लोगों की मनोवृत्ति भी आ गई, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है। तो इसमें एक तरह से पूरा आपका कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर लोकतंत्र प्रणाली आके समाप्त होती है, वो होती है जनता की भागीदारी, यानी जनता का शासन, यानी जनता का इसमें पूरी तरीके से जो है वो रोल होता है। तो ये आपका लोकतंत्र प्रणाली है। तो ये जो किस तरीके से लोकतंत्र जो है आगे बढ़ता गया और विश्व के बहुत सारे देश जो है वो इस प्रणाली को अपना रहे हैं और आगे भी इसको अपनाने के संघर्ष जो है वो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे शायद। बच्चों, अब जो है दूसरा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। अब चलिए हम दूसरा पॉइंट डिस्कशन करते हैं, वो है आपका लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसके कितने प्रमुख केंद्र है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं और अप्रत्यक्ष को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, सबसे पहले हम इस शीर्षक के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है वो शासन करती है, यानी प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट। यह शासन का वह रूप है जिसमें जनता जो है वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, ना प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा नहीं, प्रतिनिधियों द्वारा ये शासन नहीं करती है। यानी यह लोकतंत्र का विशुद्ध रूप है। ये शुद्ध रूप नहीं है, ये विशुद्ध रूप है। जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन संबंधी नीतियों, कानून और अन्य कार्यक्रमों का निर्माण करती है और जनता वाद विवाद में भी भाग लेती है और सरकारी पदाधिकारियों को नियुक्त करती है, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। यानी कोई अपना प्रतिनिधि जो है वो चुनती नहीं है। जनता स्वयं ही कानून बनाती है, जनता स्वयं ही वाद विवाद करती है और जनता स्वयं ही सारे कार्यक्रम भी बनाती है अपने लिए और जनता और समाज के लिए। और इसमें जनता पूरी तरीके से भागीदारी होती है, ना तो कोई प्रतिनिधि इस जनता को प्रेजेंट करता है। इसमें जनता पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह की जो ये पद्धति थी, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो पद्धति थी वो पुराने ज़माने में चीन, यूनान और रोम और भारत जैसे देशों में प्रचलित थी। वहाँ पे इस तरह की सिस्टम पहले से भी चला। ये जो पद्धति थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राचीन काल में जो है वो प्रचलित थी। लेकिन आधुनिक युग में इस तरह की जो प्रणाली है, ये प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र प्रणाली है बच्चों, वो संभव नहीं है। आज जो है आप ये इस तरह की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो आधुनिक युग में जो है वो लोकप्रिय नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि आज के जो देश के जो राज्य हैं वो जनसंख्या विशालकाय राज्य हैं, यानी आज जो देश के जो राज्य है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण विशालकाय राज्य है। तो वहाँ पर जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है की स्थापना जो है वो संभव नहीं है। तो जनता पूरी तरीके से उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। और अगर हम क्योंकि और फिर ये भी है कि साथ में कि मनुष्य की जो भौतिक समस्याएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक यानी कह सकते हैं ना कि उनकी जो आम जो आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो जो है वो ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गई हैं। लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और साथ ही साथ जो आर्थिक, सामाजिक और नागरिक समस्याएं भी साथ साथ बढ़ गई हैं। राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याएं बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी जटिल भी हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ हो गई हैं। ये सब चीज़ें के कारणों की वजह से आज के आधुनिक युग में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली स्थापित होना संभव नहीं है।
तो अगर अगर हम बात करें थोड़ा अगर हम कहीं उदाहरण की बात करें आधुनिक युग में, तो स्विट्ज़रलैंड को हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है और इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली का देश कहा जाता है। यानी वहाँ पे जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो है आज आधुनिक युग में वहाँ अभी भी स्थापित है। और जो है इसके प्रमुख जो उपकरण हैं, आप कह सकते हैं जनमत संग्रह है और लोकतंत्र लोक निर्णय है। इस तरह के जो है वो सोर्सेस हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में। तो बच्चों, ये आपका जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है, इसमें क्या है, इसमें जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। जनता स्वयं जो है वाद विवाद करती है, जनता एक जगह एकत्रित होकर देश का कानून बनाती है और देश की नीतियों का डिस्कशन करती है, चर्चा करती है और अपने कार्यक्रम भी स्वयं बनाती है, ना कि ये कोई प्रतिनिधि द्वारा या शासन नहीं करती। यानी जनता स्वयं शासन करती है, ना कि किसी प्रतिनिधि द्वारा। और इसमें जो है, और आज के या अगर हम बात करें इस पद्धति की, तो ये प्राचीन काल से भारत, रोम, यूनान में प्रचलित थी। लेकिन आधुनिक युग में जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो है बहुत जो संभव नहीं है, क्योंकि जो है मनुष्य की जो नागरिक भौतिक आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं और आज बहुत सारे देश में जो है राज्य जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, उसकी नागरिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं भी जटिल हो चुकी हैं। तो इस वजह से जो है वो ये प्रत्यक्ष प्रणाली जो है वो स्थापना जो है वो संभव नहीं है बहुत आज के आधुनिक युग में। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली देखी जा सकती है। बच्चों, अब दूसरा आपका दूसरी प्रणाली है आपकी, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली। ये लोकतंत्र का दूसरा भाग है, यानी दूसरा भेद है, प्रकार है। बच्चों, अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट। अब इसमें है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है एक आदर्श प्रणाली होने के साथ बावजूद भी वो आज वर्तमान युग में या आधुनिक युग में जो है वो उसकी स्थापना संभव नहीं है। तो यही कारण है कि आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो है वो ज़्यादा सर्वोच्च है और ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उसकी स्थापना हो रही है, यानी ये परंपरा ये ज़्यादा स्थापित है। अब अप्रत्यक्ष शासन कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता जो है जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। यानी जनता जो है, जनता के प्रतिनिधि जो है वो प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। यानी जनता के प्रतिनिधि जो है वो देश का निर्णय लेते हैं, देश का कानून बनाते हैं, देश की नीतियों को बनाते हैं और देश के कार्यक्रम भी जनता के प्रतिनिधि ही बनाते हैं। यानी इस जनता के प्रतिनिधि का मतलब ये है कि जनता जो है वो अपने मताधिकार का, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके जो है वो प्रतिनिधि को आम चुनाव में चुनकर लाती है, उनको चुनती है और वो विधायक के सदस्य बनकर वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो सामने आते हैं और सरकार का गठन करते हैं। यानी इसमें जनता डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होती, डायरेक्ट नहीं अपना कानून बनाती है, वो शासन नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो शासन करते हैं और वो देश की नीतियाँ बनाते हैं और वो देश का कानून बनाते हैं और वो देश के कार्यक्रम को चलाते हैं। तो ये आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो इनका जो निर्वाचन होता है, इनका जो चयन होता है, निर्वाचन होता है, एक निश्चित अवधि के लिए होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है और फिर उसके बाद जब वो अवधि समाप्त हो जाती है तो उन्हें पुनः निर्वाचन का सामना करना पड़ता है, यानी पुनः इलेक्शन का सामना करना पड़ता है। और अगर वो जनता द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अगर जनता की कसौटी पे खरी नहीं उतरे, उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं या उनका कार्य जो है असंतोषप्रद हुआ, यानी संतोषप्रद नहीं हुआ, यानी असंतोषप्रद हुआ, डिससेटिस्फैक्ट्री हुआ या असंतोषप्रद हुआ, तो जनता जो है उनको समर्थन नहीं देती है और वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये आपका है अप्रत्यक्ष प्रणाली।
यानी लोकतंत्र का दूसरा हिस्सा क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली, जिसमें जनता शासन नहीं करती है बल्कि जनता के प्रतिनिधि जो है वो शासन करते हैं और सरकार का गठन करते हैं और सरकार की नीतियों का निर्माण करते हैं, सरकार के कानून का निर्माण करते हैं और अन्य कार्यक्रमों का भी संचालन जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं। और ये प्रतिनिधि जनता द्वारा चयनित होते हैं, जनता ही चुनती है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है तो इसमें जो है जनता ही जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्याओं का वो डिस्कशन करते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपके लोकतंत्र प्रणाली के प्रकार और लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं हमने अभी भी डिस्कशन किया और किस तरीके से लोकतंत्र जो है वो का विकास हुआ और कितने चरणों में इसका विकास हुआ हमने इस बारे में पढ़ा। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और अगले जो है लेक्चर में दूसरा टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं एंड सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड गुड बाय।